हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल में। हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है करंट अफेयर की, इसमें हम लोगों ने जो कल क्लास करी थी, कल पहली बार क्लास जो हुई थी शाम को हुई थी, 6:30 से 7 बजे के आसपास हुई थी। अब शाम का भी हम बैच शुरू करने वाले हैं, शाम को भी क्लासेज लगने शुरू होंगी। उसका कारण बस इतना सही है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 22 दिसंबर आने वाला है। एग्ज़ाम आने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि नवंबर तक अपना सारा कोर्स कवर कर दें, जिससे आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो कल हम लोग जो कर रहे थे, आपको इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। जनवरी से हम लोगों ने करंट अफेयर शुरू कर रखा था और हम लोग जो है सितंबर तक करंट अफेयर कर चुके थे। कल की क्लास जो 9 क्लास नंबर 9 हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने करंट अफेयर शुरू कर दिया था। अक्टूबर का करंट अफेयर हमने शुरू कर दिया था। अक्टूबर की करंट अफेयर की हम लोग काफ़ी पार्ट में थ्योरी का काफ़ी अच्छा पार्ट कर चुके थे, अब उससे आगे बढ़ना है। कल ये एग्रीमेंट देख लिए थे हमने, अपॉइंटमेंट्स देख लिए थे अपने, कहाँ हुई कहाँ नहीं, अवार्ड्स देख लिए थे हमने। और इसी के साथ साथ अवार्ड के बाद हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था, बुक्स के सेगमेंट को पूरा कर लिया था, इंपॉर्टेंट डेज को हम लोगों ने पूरा देख लिया था, इससे संबंधित फैक्ट हम लोगों ने देख लिए थे। साइंस टेक में क्या इनॉग्रेशन हुई है देख लिया था। डिफेंस में हम लोगों ने पूरा देख लिया था। स्पोर्ट्स इसके बाद हम लोगों ने कल स्पोर्ट्स का ऑर्बिचुरीज का सेक्शन देख लिया था। केंद्रीय योजनाएं हम लोगों ने देख ली थी और उसके बाद हम लोगों ने ये सारी योजनाएं देखने के बाद स्टेट की और सेंटर की योजनाएं देख ली थी। स्पोर्ट्स को हम लोगों ने कल कर लिया था। अब हमें जो देखना है डियर, सबमिट्स देखने हैं कि सबमिट कौन कौन से हुए हैं अक्टूबर में, ये देखने हैं। सबसे पहले दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन हुआ है, पहला हो चुका है। दूसरा देखना है, दूसरा कहाँ पे हुआ है डियर? नई दिल्ली में हुआ है, पहला भी नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन 11 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। मुख्य अतिथि थे बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया जो है भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है। टकराव से बचने व सतत विकास के लिए विचारशील संचार। आज की डेट में जो आप लोगों को पेपर थर्ड में जो इंटरनल सिक्योरिटी है, या जो पेपर 2 के अंदर जो आईआर का पोर्शन है, वहां पे आप लोग इस टॉपिक को इस्तेमाल कर सकते हो कि बुद्ध का जो विषय है आज भी रिलेवेंट है, टकराव से बचने व सतत विकास के लिए विचारशील संचार। क्योंकि बातों से ही कोई जो है समस्या सॉल्व हो सकती है। भारत और चीन के बॉर्डर पे समस्या थी डियर, वो भी बातों से ही सॉल्व हुई है, बातचीत से ही सॉल्व हुई है। बातों से नहीं कह सकते, बातचीत से कह सकते हैं। और ये आपको जान के चंबा होगा कि पेंटागन, अमेरिका के पेंटागन डिफेंस इंस्टीट्यूट ने हमारी जो बातचीत चाइना के साथ हुई है उसको कूटनीतिक बातचीत की श्रेणी में, कूटनीतिक बात की श्रेणी में उसको एक तरह से सैंपल के रूप में लिया है, ताकि आने वाले लोग हैं वो भी उसको सीख सकें और देशों के लोग भी सीख सकें। भारत ने इतना कन्फ्लिक्ट को संभाल लिया है। दूसरा है डियर लखपति दीदी सम्मेलन। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ है। लखपति दीदी को 1 लाख जो लखपति दीदी को जो है 1 लाख का इनकम बनानी है, लखपति दीदी का सम्मेलन महाराष्ट्र के जलगांव में किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। इस सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी ने 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे? कजान में रूस हुआ है, रूस ने हुआ है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है रूस ने की है। और यहाँ पे याद रखना डियर, इस बार जो है जो G20 है, G21 कह लो बल्कि उसको, अब उसकी सम्मेलन अध्यक्षता अब कर रहा है कौन? ब्राजील कर रहा है। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस की अध्यक्षता में रूस के कजान में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पीएम ने किया है। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स ने आधिकारिक तौर पर 13 नए सदस्य देशों को, पूर्ण सदस्य नहीं मगर 13 नए सदस्य देशों को इसमें शामिल किया, जोड़ा गया। ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए नए सदस्य देश में मलेशिया को किया गया है, इंडोनेशिया को किया गया है, वियतनाम को, थाईलैंड को, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, युगांडा और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। मगर ध्यान रखना, अगर ये याद नहीं होते तो कोई इशू नहीं है क्यों डियर, क्योंकि ये पूछने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अभी मेंबर बने नहीं हैं। नेक्स्ट है ब्रिज प्रबंधन में प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। कहाँ हुआ है डियर? बेंगलोर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रोड कांग्रेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित ब्रिज प्रबंधन, जो पुल बनते हैं, जो पुलों की घटना हुई है, बिहार में लगातार पुलों की घटना हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलों की घटना हुई है, और जो पुल काफी पुराने हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलोर में। जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। अभी तक हम लोग ज्यादातर देखते हैं सम्मेलन किसके? सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, सेमिनार्स होते हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। मगर ये शुरू किया गया है, जिला न्यायपालिका के लिए शुरू किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगस्त तक जिला न्यायपालिका को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। और यह सम्मेलन कहाँ पे डियर? नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सम्मेलन है, मैथनॉल जो है ऑयल है, उसके बारे में सम्मेलन किया गया है, ये नई दिल्ली में।
वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है डियर, ये भारत में पहली बार हुआ है वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा हम लोगों को याद करना है। ये हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना सरकार द्वारा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 5 से 6 सितंबर को हैदराबाद तेलंगाना में किया। इस बार का विषय क्या था? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, मतलब एआई को इस प्रकार से इजी वे में ले आना है, इस प्रकार से उसको इजी वे में कन्वर्ट करना है कि आराम से कोई भी उसका यूज कर सके। पंचायत सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। पेपर 2 का ये विषय बन सकता है पंचायत सम्मेलन, यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। और इस कर सकते हो, इसका विषय भी क्या था? ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विषय लेना, ये आप कटाक्ष भी कर सकते हो, अपनी तरफ सुझाव भी दे सकते हो कि पंचायती राज व्यवस्था को लगभग 30 साल व्यवस्था को संवैधानिक बनाने के बाद भी आज भी अगर सम्मेलन होता है तो उसका विषय जो होता है वो क्या होता है? उसका विषय क्या होता है? उसका विषय ईज ऑफ लिविंग होता है, जमीनी स्तर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना। इसका मतलब जो हमारी यात्रा है वो अभी अधूरी रह गई है, या इसको पॉजिटिव वे में आप लिख सकते हो पेपर 2 में। दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की 77 क्षेत्रीय समिति, ये नई दिल्ली में हुआ है। इसी में जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको चुना गया है इसका अध्यक्ष, नई दिल्ली में हुआ है ये। नेक्स्ट है समिट ऑफ द फ्यूचर, ये न्यूयॉर्क में हुआ है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ है। विज्ञान सलाहकार के तौर में भारत और यूनेस्को ने फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन किया है। पेरिस में भारत भी इसका जो है सह आयोजक था। 16वां एशियाई संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन असेंबली, ये नई दिल्ली में हुआ है डियर। ये है, ये देखो 21वां आसियान भारत व 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। पहली बात तो ये याद रखना, जब भी आसियान का शिखर सम्मेलन होता है उसी के साथ साथ शिखर सम्मेलन जो होता है वो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। ये यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों एक साथ ही होते हैं। अब की बार ये कहाँ हुए हैं? लायोस में ये हुआ है। 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन 10-11 अक्टूबर 2024 को लायोस में किया गया था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के पीएम ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था। लुआंग प्रबांग प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर द्वारा प्रस्तुत रामायण के लायो रूपांतरण फलक फलम या फ्रालक फ्रालम का एक एपिसोड देखा था। हमारे यहाँ रामायण डियर जो करी जाती है वियतनाम में, इवन लायोस में, कंबोडिया में, ये लगातार चलती रहती है रामायण। स्वच्छ व स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन माउंट आबू राजस्थान में हुआ था। 23वां संघाई सहयोग संगठन सरकार प्रमुखों की बैठक के द्वारा, अब की बार इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने की थी। सभी देश के राष्ट्र प्रमुख आए थे, मगर भारत की तरफ से जो है हमारे जो है विदेश मंत्री ही गए थे। 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन 15-16 अक्टूबर तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री ने किया है। करीब 9 वर्ष के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। मतलब साउथ मिडिल ईस्ट के सभी मिडिल ईस्ट के जो है सभी कंट्रीज हैं तान वाली, मगर उसमें एक ही तान नहीं है, और वो कौन सा तान नहीं है? वो अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी तान वाली कंट्रीज इसमें शामिल है संघाई सहयोग संगठन में। प्रथम खाड़ी सहयोग संगठन परिषद विदेश मंत्री, ये याद रखना डियर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। आईआर के पेपर में भी यूज कर सकते हो, इसका पेपर 2 में इसका यूज कर सकते हो। और इस पे बकायदा मैंने शॉर्ट भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए और उसमें डाटा भी मैंने बहुत अच्छा दिया था। अब की बार ये सम्मेलन प्रथम भारत खाड़ी सम्मेलन जो हुआ है पहली बार सऊदी अरब के रियाद में हुआ है। पहला भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया था। दूसरा, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस का जो स्टेट का एग्जाम है उसी को डेडिकेटेड है ये करंट अफेयर। इंटरनेशनल का इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ था। पेपर 6 में आप इसका यूज कर सकते हो। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में किया गया था। इस ट्रेड शो का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने करा था, वह उत्तर प्रदेश के सीएम साहब इसके साथ थे।
इस कार्यक्रम में 70 देशों के लगभग 350 प्रदर्शक शामिल हुए। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इस ट्रेड शो में बाइक रेस, मोटो जीपी का भी आयोजन किया गया था। एडवेंचर का स्पोर्ट्स को आयोजन करते हैं तो डियर इससे क्या है, युवा अट्रैक्ट होता है कहीं ना कहीं, और युवा ही राज्य के बारे में और देश के बारे में जो है अपने विजन खोलता है, उसको भी नॉलेज होती है। ऐसी जैसे दिल्ली में 14 नवंबर से ट्रेड फेयर लगाया जाता है, जिससे लोग अवेयर होते हैं भारत में व्यापारिक प्रगति को लेकर। प्रवासी परिचय, इस बार रियाद सऊदी अरब में प्रवासी परिचय मनाया गया। एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में हुई थी। मेला व महोत्सव, देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव, ये पहला है, फर्स्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो स्टेट पीसीएस का ट्रेडिशनल जो व्यूज देखते हैं हम लोग, उसको एनालिसिस करते हैं, तो जो भी देश में प्रथम होता है, पहला होता है, उसके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पुट होता ही होता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव कहाँ अपनाया गया है डियर, भारत मंडप में हटाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक भारत है, और भारत के साथ साथ फ्रांस भी इसका सौर का गठबंधन है। इसका हरियाणा गुड़गांव में हेडक्वार्टर है। और अब पहला सोलर महोत्सव जो है भारत मंडप में मनाया गया था। कर्मा पूजा झारखंड में मनाई गई है, मगर कर्मा पूजा जो है यूपी के पूर्वांचल में भी मनाई जाती है। झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण त्योहारों में कर्मा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था, झारखंड में किया गया है। मेरा हऊ चोंगबा महोत्सव इम्फाल में हुआ है। साउथ ईस्ट की कंट्रीज के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे साउथ ईस्ट में अभी हमारे कल ही गए थे प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी ने साउथ ईस्ट को नाम दिया है कि साउथ ईस्ट जो है अष्ट देवी है, अष्ट समृद्धि है। 8 जो साउथ ईस्ट के राज्य हैं ये समृद्धि के हमारे पूरक हैं, तो हमें इस पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम इनको अपने उत्तर में, अगर हम इनको मेंस के एग्जाम के प्रश्न में किसी उत्तर में हम सेट कर सकें तो डियर इससे हमारे उत्तर की विविधता बढ़ जाएगी। एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाएगा कि लड़के का जो नॉलेज है, लड़के का जो पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा सा वो क्या है, ओवरव्यू जो है अक्रॉस ऑफ इंडिया है। मणिपुर की पहाड़ियों में ये कहाँ मनाया गया है, मेरा हऊ चांगबो महोत्सव मणिपुर में। मणिपुर की पहाड़ियों में स्वदेशी समुदाय व घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का महोत्सव है। मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव का आयोजन 17 अक्टूबर को मणिपुर के इम्फाल में किया गया था। दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव पुरी में किया गया। लाइट हाउस जो होते हैं डियर वो समुद्र में होते हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों को राह दिखा सके, उनको कोई हेल्प है तो वो दिखा सके। लाइट हाउस हमारे बहुत पुराने हमारे इतिहास में मिलते हैं। द्वीप समूह, जो द्वीप समूह हमारे लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लाइट हाउस महानिदेशालय द्वारा पोत व परिवहन जलमार्ग मंत्री ने लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन पूरी उड़ीसा में किया। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री ने किया। अब बात करते हैं डियर रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की। अपने करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई ना कोई क्वेश्चन डियर जरूर आता है इसमें से, फैक्ट है। नेक्स्ट, रिपोर्ट और इंडेक्सेस की बात करें। वैश्विक भूख हड़ताल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसके बारे में काफी चर्चा भी हुई थी, भारत सरकार ने कमेंट भी पास किया था कि पता नहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले सर्वे कहाँ से लेते हैं, इनका सर्वे का नमूना क्या है, कि ये सर्वे जो लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं। इन्होंने कई ऐसे देश हैं जिनका हमसे बुरा देश हाल है, मगर मतलब हमारा हाल तो बहुत अच्छा है डियर, उनसे बुरा हाल है, मगर फिर भी उनको भारत से अच्छी कंडीशन में रखा है। तो कौन सा है, सबसे पहला वैश्विक भूख सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कर्सन वर्ल्ड वाइड, आयरिश संगठन व वेंटर वेल्ट हंगर लिफ जर्मनी संगठन। मतलब आयरिश संगठन और जर्मन संगठन दो हैं, और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो अभी तक आयोग जो है इंडेक्सेस के बारे में पूछता था, मगर अब ये भी पूछने लगा है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो हमें जारीकर्ता रिपोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरिश संगठन और वेल्ट हंगर लिफ जो है जर्मन संगठन, ये दोनों मिलकर वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में शामिल 3 देश कौन से हैं, सबसे पहला बेलारूस है, शामिल शीर्ष देश जो है बेलारूस है, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली। यहाँ पे सबसे ज्यादा भुखमरी है बेलारूस में, बेलारूस पूर्वी यूरोप का भाग है, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली। भारत का नंबर यहाँ पे 105वां है। वैश्विक भूख सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देश जो है 4th नंबर पे जो है चीन है, 56 पे श्रीलंका है। मगर देख रहे हो आप श्रीलंका की कंडीशन हमसे अच्छी है, बल्कि श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, हम इन्हें इसको जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाई है। नेपाल है, म्यांमार है, म्यांमार की कंडीशन भी आपसे छुपी नहीं है, म्यांमार में सैनिक शासन लागू है, म्यांमार में भूख मतलब इतनी गरीबी भूखमरी हो रही है कि वो लोग इंडिया में आ रहे हैं प्रवासी के तौर, घुसपैठिया के तौर पर। बांग्लादेश जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है, उसकी कंडीशन भी हमसे बढ़िया है। और पाकिस्तान की कंडीशन हमसे थोड़े बात आसपास है, बल्कि पाकिस्तान में अब की बार जो ईद हुई थी इसके अंदर काफ़ी चर्चा में रहा था कि वहाँ के लोग ईद के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड की वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं आम आदमी, क्योंकि
फूड इतना महंगा है, एक एक प्लेट जो है किसी भी खाने की जो पहले 100 रुपए की एवरेज आती थी वो 1200-1200 रुपए तक की एवरेज पहुंच गई है। तो इसीलिए इसके बाद चर्चा में है, इसीलिए चर्चा में है क्योंकि भारत को इसमें 105वें नंबर का दिया गया है। जारी तिथि 10 अक्टूबर को जारी हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर भी पूछा जा सकता है। 27.3 है, जो भुखमरी में गंभीर श्रेणी को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है भारत को 105वें नंबर पे लेता है। और अगर पूछा जाए स्कोर पूछा जाए तो 27.3 स्कोर है इसका, 27.3 है स्कोर इसका। और अगर पूछा जाए श्रेणी तो गंभीर भुखमरी की श्रेणी है, गंभीर भुखमरी की श्रेणी है। यह सूचकांक 4 संकेतकों पर आधारित होता है जो देश को रैंकिंग व अंक प्रदान करता है। पहला, कुपोषण मल न्यूट्रिशन, बच्चों के वजन में कमी है, बाल नाटापन है मतलब बच्चों के कद को छोटा हो जाना, और बाल मृत्यु दर। तो ये 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। कुपोषण, बच्चों के वजन में कमी आना, बच्चों में नाटापन, बच्चे के ना कद को नहीं बढ़ना। दूसरा कौन सा हो सकता है डियर, बाल मृत्यु दर भी हो सकती है। सेकंड है, विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियां कौन सी हैं? इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज जारी करता है। सबसे बड़ी बात, विश्व की शीर्ष मूल्यवान कंपनियों में फर्स्ट है एनवीडिया। एनवीडिया कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी भारत में भी एनवीडिया आ रही है। रिलायंस के साथ भारत की एनवीडिया ने समझौता किया है। रिलायंस में क्या समझौता किया है? रिलायंस और एनवीडिया जो है भारत में अपना सिस्टम बनाना चाहती हैं एआई का, ताकि एआई के द्वारा लाभान्वित हो सके, भारत की कंपनियों को सर्विस दे सके। तो एनवीडिया सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है $3.53 ट्रिलियन की। इसके बाद एप्पल कंपनी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। मोस्टली एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट तो होती हैं, ये बिल्कुल नई एंट्री है मूल्यवान कंपनियों में। अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली एनवीडिया ने एप्पल को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनवीडिया ने भारत के साथ रिलायंस के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। मतलब जैसे कहते हैं ना हम लोग, खाली पॉलिटिकल फ्रीडम से बात नहीं बनती है, आपको इकोनॉमिकल फ्रीडम भी आपको होनी चाहिए। इकोनॉमिकल फ्रीडम के लिए फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसने रिपोर्ट जारी की है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शामिल 3 देश, जहां पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है, लोग वहां के सक्षम है, डेवलप्ड है, अपने निर्णय को खुद ही लागू कर सकते हैं और अपनी इच्छा से ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। नंबर 1 है हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड है। भारत 84 नंबर पे है। मतलब भारत को भी और ग्रोथ करने की जरूरत है इकोनॉमिक फ्रीडम में। आईएमडी विश्व प्रतिभा, आईएमडी विश्व प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शामिल 3 देश, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चीन है। भारत 58 नंबर पे है। भारत का स्थान पहले 56 था, अब भारत का स्थान प्रतिभा में गिर गया है, 56 से 58 हो गया है। 2 रैंक भारत में कमी हो गई है विश्व प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय आईएमडी विश्व प्रतिभा सूचकांक में। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, नेगेव के बेन गुरियन विश्वविद्यालय में गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटा को बनाए रखने के लिए समर्पित गैर लाभकारी वेबसाइट biodb.com के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में शामिल 3 देश लक्समबर्ग है, एस्टोनिया है और डेनमार्क है। भारत इसमें 176 नंबर पे है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में शामिल अंतिम देश किरीबाती है। प्रबंधित पूंजी के मामले में विश्व के सबसे धनी शहर, ग्लोबल SWF ने इसको लॉन्च किया है। रैंकिंग में शामिल शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? आबू धाबी सबसे अमीर हैं, ओस्लो और बीजिंग सबसे अमीर ये सिटीज मानी जाती हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसमें कई बार यूपी पीसीएस ने और बिहार पीसीएस ने दोनों ने इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं इस सेगमेंट से, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अक्टूबर में ये आया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में शामिल 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट डेनमार्क है, सेकंड नॉर्वे है, थर्ड फिनलैंड है और 79 नंबर पे है भारत है। रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ मतलब जो है कानून के शासन में भारत की रैंक जो है अभी थोड़ी कम है। नंबर 1 नंबर पे डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, फिनलैंड है। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है काफी अच्छी कंडीशन मानी जाती है, पब्लिक यहाँ पे सेफ है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट मतलब क्या है? ये गैंडे के ऊपर रिपोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन ने दिया है इसको। सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर विश्व में लगभग 28,000 गैंडे बचे हैं मात्र। 2022 से 2023 तक अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% की वृद्धि हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में अवैध शिकार के बावजूद सफेद गैंडों की आबादी बढ़ रही है। ये अच्छी खबर है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसको जारी की जाती है, WWF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यदि पूरा विश्व भारत की उपभोग आदतों को अपना ले
तो 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए पृथ्वी के केवल 0.85 भाग की आवश्यकता होगी। मैंने कल बताया था आपको, जो भारत जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है, कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में काम कर रहा है, कार्बन एमिशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, ये बाकू में जो सम्मेलन चल रहा है COP29 में, ये पूरे के पूरे विश्व की आंखें खोल देने वाला दृश्य है कि भारत इतनी जल्दी अपनी स्वयं की क्षमताओं पे, अपनी स्वयं की फाइनेंशियल कंडीशंस पे, फाइनेंशियल सिचुएशन के आधार पर इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो भारत की खाद्य आदतें अपनाई जाए तो पूरे विश्व में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ने कहा है कि भारत की खाद्य आदतों को आप लोग अपनाइए। रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक भारतीय आहार, जो कि मुख्यतः पादपों मतलब वेजिटेबल पर आधारित है, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक सतत मॉडल के रूप में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार संसाधन गहन पशु उत्पादकों की बजाय अनाज, दालें मतलब वेजिटेरियन, मसूर, सब्जियों के आहार हेतु निर्भर रहने से भारतीय आहार कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, वह कम ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है और पेपर 6 में इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण क्यों? हमारे पीटी के सिलेबस में, यूपी पीसीएस में और यूपीएससी के पीटी के सिलेबस में एक टर्म दे रखी है पीटी और मेंस में, इंक्लूसिव समावेशन। अब ये आपको लगाना है पीटी में समावेशन का मतलब क्या है, और मतलब मेंस में तो पेपर 3 में दे रखा है, तो समावेशन इंक्लूसिव ग्रोथ को हम लगा सकते हैं, इंक्लूसिव फाइनेंशियल को लगा सकते हैं, मगर पीटी के अंदर जो जिस सेगमेंट में डाल रखा है इसने इंक्लूसिव को, तो हमें इसे विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। इंक्लूसिव सोसाइटी के साथ इंक्लूसिव जो है वो ग्रोथ हो जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को समावेशित रूप से पढ़ना चाहिए। तो अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जो है, राष्ट्रीय नाबार्ड ने इसको लॉन्च किया है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 5 वर्षों में 57.56 बढ़कर 2016-17 में 8,069 रुपये से 2011-12 में 12,698 रुपये हो गई है। चलो ये अच्छी खबर है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो आय बढ़ती है तो डियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है और इसके साथ साथ ही अर्थव्यवस्था भी डेवलप करती है। सर्वेक्षण के अनुसार बकाया ऋण वाले प्रभारियों का अनुपात 47.4% से बढ़कर 52% हो गया है। ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 है, उसकी रिपोर्ट ये है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल संयुक्त रूप से इसको जारी करते हैं। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हर फैक्ट याद रखना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत निर्धर हैं, निर्धर नहीं अत्यंत निर्धर हैं। 1.1 अरब गरीब लोगों में से आधे से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। वैश्विक स्तर पर 27.9% बच्चे गरीबी में रहते हैं, जबकि वयस्कों में यह 13.5 है। 83.7% ग्रामीण लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। इसका मतलब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो पेपर 3 में, पेपर 2 में गवर्नेंस वाले सेक्टर में, पेपर 6 में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी क्या कहता है। अभी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में गरीबी है। भारत गाँवों का देश है, मगर भारत में गाँवों का देश होने के बाद भी भारत के अंदर गरीबी को दूर करने का पैमाना बहुत कम तरीके से अपनाया जा रहा है। इसका साक्ष्य ये भी है। लगभग 2/3 गरीब लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 234 मिलियन लोग निर्धनता से जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक संख्या में अत्यंत निर्धन देशों में से एक है। यहां पे डियर हमारी थ्योरी फैक्ट कंप्लीट हो गए अक्टूबर महीने के। अब जैसा कि मैं हर महीने करवाता हूं आपको, अब हमें इसके क्वेश्चंस पे जाना है। अब हमें क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पीटी के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी नहीं आएगा, वो आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है। कोल्हापुर के न्यू कॉलेज ऑफ शिवाजी विश्वविद्यालय, ये नाम है यूनिवर्सिटी का, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। शोधकर्ताओं ने विशालगढ़ किले में टेरोगोपिया वंश की नई फूलदार पौधे की प्रजाति की खोज की है। बिल्कुल सही है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण दोनों अखबारों में यह आया था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहेटा, पटना में बिहार के एक नए सिविल इंक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये भी अखबार में आया था। ये दोनों डियर सही हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। कोल्हापुर के जो न्यू कॉलेज ऑफ शिवाजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताएं हैं, उन्होंने सेरोगोपिया वंश के नए फूलदार पौधों को जो है महाराज शिवाजी के नाम पे उनका नाम दिया है, और महाराज शिवाजी जो महाराज है इनके नाम पे इनको नाम दिया है सेरोगोपिया शिव
शिवरा यपना, शिवरा याना नाम रखा है उन्होंने इसका। पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने किस बैंक के साथ समझौते से यूपीआई सेतु लॉन्च किया है? पाइन लैब्स की यूपीआई जो सेतु है, ये आपने देखा होगा, ये टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको नजर रखने के लिए। तो पाइन लैब्स की कंपनी पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, यूपीआई सेतु मतलब यूपीआई के द्वारा आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 197 कम्युनिकेशन कंपनी का नाम है, मगर आप इसको जो फॉर्मली जानते हो पेटीएम के नाम से जानते हो। फॉर्मली जो ऑफिशियल नाम है वो है किसका? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का। मनोरंजन व इवेंट टिकटिंग शाखा, मनोरंजन व इवेंट जो है उसके टिकट बुक करने के लिए पेटीएम इनसाइडर का 248.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। तो डियर वो जोमेटो ने अधिग्रहण कर लिया है, जोमेटो ने उसका अधिग्रहण कर लिया है। जोमेटो ने, जैसे बुक माई शो है जहां पे आपकी फिल्म का टिकट ले सकते हो या किसी शो का आप टिकट परचेस कर सकते हो, वैसे ही पेटीएम की कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन की जो शाखा थी मनोरंजन इवेंट टिकट शाखा, अब उसने बेच दी है। अब उसके नए मालिक जो बन गए हैं, जोमेटो बन गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल सहित 10 से अधिक राज्यों की राज्य जेल नियमावली के प्रावधानों को रद्द कर दिया था। सोशल इंक्लूसिव, पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, पेपर 2 गवर्नेंस पॉलिटी, पेपर 3 अपना करंट अफेयर, पेपर 3 अपना एनवायरमेंट ज्योग्राफी इंटरनल सिक्योरिटी, पेपर 5, पेपर 4, ये सब के लिए काम आ सकता है डियर। अगर ये इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस आज़ादी के 75 सालों बाद भी जेलों में जाति के आधार पर क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। मलेशिया के राष्ट्रपति दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 19 से 21 अगस्त तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ये गलत है डियर। मलेशिया के जो है राष्ट्रपति नहीं, मलेशिया के पीएम आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। तो उसने सही पूछा है, तो ये सही है, ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखने व अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दे दी है। एनवायरनमेंट के सेक्शन में पेपर 3 में इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा डियर? 1 और 3 होगा, 1 और 3 इसका आंसर होगा। और मलेशिया का बता चुका, मलेशिया गलत क्यों होगा? क्योंकि मलेशिया के राष्ट्रपति नहीं, मलेशिया के आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। नेक्स्ट, 18 अगस्त निम्नलिखित में से किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी, ये आपको याद रखना है। ज्वालामुखी का नाम, जब भी कोई ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, जब भी कोई ज्वालामुखी इरप्ट होता है, तो उसका क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते ही हैं। और ये ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर वो इसको एग्जाम में दे देते हैं, ना कि करंट अफेयर के अंदर देते हैं। तो शिवलुच जो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, वो रूस का वोल्केनो था। रूस का जो है वो इरप्ट हुआ था। ठीक है डियर, रूस का हुआ था शिवलुच ज्वालामुखी रूस में स्थित है। कौन सा कथन गलत पूछा है? 14 अगस्त 2024 को भारत ने 3 और वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में नामित कर दिया है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 82 से बढ़कर 85 हो गई है। ये ठीक है डियर, करंट अफेयर में काफी न्यूज में था, ये चर्चा में था। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2024 में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहुदवा प्रतिरोधी टीबी के लिए एक अत्यधिक प्रभावी व कम समय में उपचार विकल्प के रूप में बीपीएएलएम पद्धति शुरू करने की योजना मंजूरी दे दी है। टीबी के क्षेत्र में, टीबी में प्रॉब्लम क्या आती है डियर? अभी तक टीबी में जो एमडीटी की जो दवाई है उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एमडीआर की जो दवाई, एमडीटी की दवाई है, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर कोई अगर टीबी का मरीज बीच में ठीक होने के बाद, रिकवरी होने के बाद बीच में वो दवाई छोड़ देता है, तो उसके बाद क्या होता है? टीबी दोबारा हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत थी। तो इसके लिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है। तो डियर ये दोनों ठीक है, इन्होंने गलत पूछा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी ही इसके अंदर सही है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से किस देश के पर्वतारोही महिला
टोमिको इटुका को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। पर्वतारोही है, महिला है, पर्वतारोही फीचर दे रखा है, महिला दे रखा है, और उसका नाम दे रखा है टोमेको इटुका। टोमेको इटुका उनका नाम भी दे रखा है, और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो माउंटेनियर हैं, जो पहाड़ पे चढ़ती हैं, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नाम भी दे रखा है। तो डियर, नाम से ही पता लग रहा है ये इन्हीं मतलब चारों का नाम भी ऐसे दे रखा है जहाँ के फेमस होते हैं। ये कहाँ की हैं? ये जापान की है। जापान में, आप जापान की हैं, अखबार में इनका पूरा परिचय आया था, न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिले में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र, ये बहुत बढ़िया योजना है डियर, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की योजना दी थी। योजना बहुत बढ़िया है, मगर अभी तक का जो हमारा अनुभव है वो चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहता है, ये योजना सक्सेस हो नहीं पाती है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की थी, और अगर बात की जाए दिल्ली सरकार ने शायद आम भोजनालय शुरू किया था, वो भी भोजनालय अब दिखते नहीं है, क्योंकि इन लोग में सबसे ज़्यादा स्कैम होने के चांस रहते हैं। कोई लिखा पढ़त होती नहीं है, कोई किसी प्रकार से होता नहीं है। सरकार सब्सिडाइज रेटों में जो है फूड प्रदान करती है, तो वो ज़्यादातर बिक जाता है। मगर ऐसी योजनाएं जो हैं, खासतौर से जैसे कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पे अगर शुरू किया जाए और ये कंपनियां सहयोग से मिलकर एक एनजीओ के थ्रू की जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। और पात्र योजना जो है सबसे बेस्ट यह है। अक्षय पात्र योजना उत्तर प्रदेश के काफ़ी स्कूलों में मिड डे मील दे रही है, और जिन स्कूलों में मिड डे मील देती है, इवन हमारे आसपास भी ये मिड डे मील जो देती है, अल्टीमेट मिड डे मील आता है। यहाँ पे लोग श्रद्धा की वजह से काम करते हैं, ना कि व्यापार की वजह से काम करते हैं। और ये योजना शुरू किसने की है डियर? ये छत्तीसगढ़ ने योजना शुरू की है। 5 रुपए के अंदर श्रमिकों को भरपेट जो है खाना दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीबी रोगियों के उपचार के लिए डिजिटल रूप से ट्रैक करना व प्रबंधित करने के लिए डेटा संग्रह में सुधार करने लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा हेतु निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। क्योंकि टीबी एक फैलने वाली बीमारी है, एक आदमी से सांस के द्वारा, खांसी के द्वारा वो हवा में फैलते हैं, उसके वायरस हवा में फैलता है और इसके बैक्टीरिया फैलता है, और इसके साथ औरों को भी लग सकते हैं। इसीलिए उन पर नजर रखने के लिए, ट्रैक करने के लिए बनाई गई है निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मतलब सही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग व नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया। ये भी सही है। ग्राफीन कार्बन का प्रूफ है, बहुत मजबूत होता है ग्राफीन, और उसके साथ साथ ये बहुत पतली शीट में होता है। तो इसने पूछा कौन सा सही है, तो डियर उपयुक्त सही है, सभी सही हैं, ऐसा नहीं एक सही है, सभी इसमें सही है। नेक्स्ट, किस देश की भुगतान व वाणिज्य समाधान प्रदाता हिताची नाम अपने आप बता रही है कहाँ का ब्रांड है। हिताची पेमेंट सर्विस ने राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीएल के सहयोग से व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो हिताची कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है डियर। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम वो होता है जिसमें किसी बैंक का नाम नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा एसबीआई का एटीएम है, बैंक ऑफ पीएनबी का एटीएम है, देना बैंक का एटीएम है, मगर व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? इसमें किसी बैंक का नाम नहीं होता, आप किसी भी बैंक का कार्ड इसमें लगा सकते हो। इसमें जो सर्विस देने वाली कंपनी है वो काम करती है, वो एक तरह से आपके लिए सर्विस देने का काम करती है। जैसे आप टिकट बुक करवाते हो ना किसी एजेंट से, तो एजेंट एक नहीं सभी की टिकट बुक कर देता है। एजेंट की विंडो नहीं होती एयर इंडिया के लिए या जेट के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए टिकट बुक करता है। वैसे ही ये व्हाइट लेबल एटीएम है। बैंक इसमें अपनी सर्विस देने के लिए जो है इसको चार्जेस देते हैं जितनी सर्विस यूज होती है, मगर कंपनी इसको ऑपरेट करती है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ये कंपनी जापान की है। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस, आबू धाबी के क्राउन प्रिंस है, उसकी सर्विस, उसको लेकर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। आबू धाबी के संग हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं इसके साथ। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा जो हुई थी, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आबू धाबी के प्रिंस ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। ठीक है, क्राउन प्रिंस ने इस पद पे पहली आधिकारिक यात्रा की थी, ये भी ठीक है। भारत के दौरान 5 समझौते ज्ञापनों पर किए हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है डियर? दोनों ही सही हैं। भारत ने इनके संग जो समझौते किए हैं, भारत ने इनके संग समझौते, व्यापार के समझौते, ट्रेड के समझौते, काफी समझौते किए हैं, परमाणु सहयोग के समझौते किए हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, मतलब पैक्स, प्राथमिक जो सबसे ऊपर प्राइमरी होती हैं, प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, सबसे ऊपर स्टेट की होती हैं, बीच में ध्यान रखना सेंट्रल सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, नीचे सबसे नीचे होती हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज।
प्राथमिक डेयरी व मत्स्य सहकारी संगठनों के संगठन व सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका श्वेत क्रांति 2.0 और सहकारिता में संचार के मानक संचालन प्रक्रिया का शुरू करें, स्टैंडर्डाइजेशन शुरू किया है। वो किसने शुरू किया है? वो शुरू किया है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, सहकारिता मंत्री ने इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? मतलब सांकेतिक भाषा, जो क्राइम होता है उसमें पुलिस वाले सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, दिव्यांग होते हैं, मगर उनसे भी वो लोग कर सकें, तो वो किसमें है डियर? वो मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पहला करा है, क्योंकि ये फर्स्ट है, पहला है देश का, तो आपको ये याद करना चाहिए डियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। निम्नलिखित में से किसने 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? गोरखपुर में डियर जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल ओपन किया जा रहा है। वो किसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के देश के पहले स्कूल का उत्तर प्रदेश में संचालित, उत्तर प्रदेश में टोटल तो दूसरा है, मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये पहले नंबर पर है। कौन सा कथन गलत है? उच्च मूल्य के लेन देन को समर्थन देने के लिए यूपीआई 123 पे के प्रति लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और सरकार ने, आरबीआई ने इनके बारे में इनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। मगर याद रखना, यूपीआई के साथ लिखना चाहिए 123 पे। एक यूपीआई लाइट भी है, उसके बारे में भी 2 लाइनें लिख लेना गूगल से वो करके। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तक ब्रुनई की सिंगापुर के अधिकारिक यात्रा पर रहे, ठीक बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4th के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये योजना सन 2000 में शुरू की गई थी, NDA 1 के द्वारा योजना शुरू की गई थी। ये योजना में उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं। किस देश की छात्रा प्रिशा टापरे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, किस देश की छात्रा प्रिशा टापरे इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई हैं? तो डियर इंग्लैंड की हैं प्रिशा टापरे, जो सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई हैं, जिन्होंने मात्र 11 घंटे के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया है, तैरकर पार किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? वो पूछा है। सबसे पहला कथन दे रखा है इसने, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, श्री कहना चाहिए ने, जो कि सम्मानित हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त की गई हैं, ठीक बात है ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर शंख को 3 वर्ष के लिए NOC दे दिया है। ये याद रखना डियर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइंस एयर शंख बनेगी, पहली उत्तर प्रदेश की एयरलाइन, उत्तर प्रदेश ओरिजिनेटिंग एयर शंख। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने भारत के युवाओं के स्वास्थ्य व तंदुरुस्त शिक्षा के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत की है। तो कौन सा सही पूछा है? तो डियर उपयुक्त में से उपयुक्त सभी जो है वो सही हैं, सारे के सारे सही हैं पॉइंट। एयर शंख जी का मुख्यालय जो है नोएडा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट है, वहां इसको बनाया जाएगा। इसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट, अष्टलक्ष्मी महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट जो है ये की है श्री JM के द्वारा। कौन सा कथन सही है? जो सही पूछा है कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है, तो सबसे पहला कथन है डियर, रक्षा मंत्री जी ने 14-24 को नई दिल्ली में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों के लिए अपनी तरह के पहले खुले जल में तैराकी अभियान का ध्वज प्राप्त किया। सही है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित जिंजी किला मराठा सैन्य परिदृश्य बनाने वाले 11 अन्य किलों के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर टैग के लिए नामित किया गया है। कला व संस्कृति के क्षेत्र, पेपर 1 में ये डाटा इस्तेमाल कर सकते हो आप, सही डाटा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज केरेज रेटिंग को केरेज ग्लोबल IFSC लिमिटेड के माध्यम से ग्लोबल स्केल रेटिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई है। तो डियर इसने सही पूछा है, तो सारे सही हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वो होती हैं डियर जो आपके लॉस को, आपके प्रॉफिट को एनालिसिस करके आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग प्रदान करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक
तथा उपभोक्ता बन जाएगा। इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है डियर, वो किससे होता है? वो होता है गन्ने से होता है। और सरकार का इथेनॉल का जो है पेट्रोलियम में इथेनॉल को मिक्स करने का प्रोग्राम है। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां पे इथेनॉल के उत्पादन में, तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत इथेनॉल के उत्पादन में। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेगी? तो भारत के घरेलू स्तर पर चिप विकसित करने के लिए टाटा ने जो रखा है 15 अगस्त 2026 की डेट रखी है कि 15 अगस्त 2026 तक भारत का पहला इंडियन ओरिजिन सेमीकंडक्टर चिप वो विकसित कर लेगी। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नासा से ऑर्डर प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टेशन स्टार्टअप बन गया है? अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र में, अभी तक बात की जाए अंतरिक्ष क्षेत्र की बात की जाए तो अंतरिक्ष क्षेत्र में अभी तक 100% गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी काम करती थी, मगर अब प्राइवेट कंपनीज को भी बढ़ा दिया गया है, एंटर कर दिया गया है। तो स्काई रूट भी भारत की कंपनी है, मगर स्काई रूट भी जो है इसरो का, स्काई रूट भी क्या है, अंतरिक्ष का एक स्टार्टअप है। मगर पिक्सल भी स्टार्टअप है, मगर अभी तक पिक्सल बना है नासा से ऑर्डर प्राप्त करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप, क्योंकि नॉलेज भी है और भारतीयों के द्वारा जो भारतीयों के द्वारा कॉस्टिंग है वो भी बहुत कम रखी जाती है इन प्रोडक्ट में। दो कथन दिए गए हैं, ए और बी को कारण कथन कहा गया है। पहला है मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हो गए, बहुत सही हो गए हैं। इसका मैंने आपको शॉर्टोनॉमिक्स के नाम से विकिपीडिया वीडियो भी बनाया है मैंने पूरा, ये 30 मिनट का वीडियो है जहां पे पूरा आपको इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि पेपर 3 में और पेपर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था, सही है। मेक इन इंडिया को भारत को डिजाइन व विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना है। और इसका सिंबल क्या है डियर? शेर। तो ए और बी दोनों सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या करता है और इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल क्या है डियर? शेर है। शेर के अंदर क्या बना हुआ है? शेर के अंदर पार्ट्स बने हुए हैं मशीनों के, वो इसका सिंबल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में किस देश को ट्रेकोमा मुक्त कर दिया है? मतलब ट्रेकोमा एक बीमारी है, उससे इसको मुक्त कर दिया है, वो है डियर भारत। भारत ने भी इसका टारगेट 2024 तक रखा था ट्रेकोमा मुक्त करने का। राष्ट्रीय खेल नीति 2024 के मसौदा के बारे में क्या है? राष्ट्रीय खेल नीति 2024 है, स्पोर्ट्स लेवल के आपके काम कर सकती है। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खेल नीति का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है, सही है। इसका उद्देश्य भारत के खेल पारिस्थितिक तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो बूस्टअप करे। कौन सा सही है? वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, 2023 में इसका जो है मेंस में क्वेश्चन आया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा कैरोन, अलग से आ सकता है कि चंद्रमा कैरोन जो है किसका उपग्रह है? प्लूटो का, पर कार्बन डाइऑक्साइड व हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगा लिया है। बिल्कुल सही बात है, करंट अफेयर के सेक्शन में हम लोगों ने इसको देखा भी था। अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये 3 वर्ष 2000 में इस प्लान इसको 2021 में इसको लाया गया था। एचडीएफसी बैंक ने 2024 को एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की अपनी 100% हिस्सेदारी वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी है। तो डियर कौन कौन सही है डियर? उपयुक्त सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी है? अमृत फार्मेसी को खोलने वाली जो कोयला कंपनी है डियर, वो जो है अमृत फार्मेसी प्रधानमंत्री के द्वारा जो दवाइयों कीमतें हैं उसके लिए खोली गई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है उसने खोली है 4 अमृत फार्मेसियां उसने ओपन की हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A संवैधानिक वैधता, सुप्रीम कोर्ट में इस पे फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में फैसला सुनाया था, उसी के बारे में स्टेटमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2024 को नागरिकता अधिनियम 1925 की धारा 6A को संवैधानिक घोषित कर दिया, जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। डेट याद रखना, डेट पूछी जा सकती है। 1 जनवरी 1966 से पहले वाले वैध हैं, उसके बाद सभी घुसपैठिए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जस्टिस, ये सारे जज हैं, ठहराने के लिए क्या सहमतिपूर्ण फैसला दिया है। ये बात दोनों सही हैं, दोनों की दोनों ये सही हैं।
और ये डेट याद रखना 1 जनवरी 1966। यूपी संबंधित है। उत्तर प्रदेश के जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। वो कहाँ पे किया जा रहा है डियर? वो किया जा रहा है वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंदी का पहला? ये अपना पेपर 1 मेंस में साहित्य और कल्चर वाला पार्ट है, उसके अंदर ये इसको जरूर नोट करना, देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय भी यूपी के अंदर ही स्थापित किया गया है। यूपी के हिंदी के सभी विद्वानों की इसमें पांडुलिपियां व दूसरी जो पुस्तकें हैं, रेयर पुस्तकें हैं, जैसे प्रेमचंद जी के हंस का, जब प्रेमचंद जी संपादक थे हंस के, तो उस पत्रिकाओं का क्या है, उस पत्रिकाओं को इसमें रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में कठिया गांव में विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर, स्टेट पीसीएस का ये पसंदीदा टॉपिक होते हैं। पहला, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, देश का पहला, ये सारे के सारे इनके पसंदीदा टॉपिक होते हैं, तो इसीलिए आपको याद रखने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में बेमतरा है, बेमतरा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बांस टावर बनाया गया है। किस देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई है? मतलब न्यायाधीशों की ज्यादातर अपॉइंटमेंट होती है, मगर वो चुनाव उसमें करवा के उसको अपॉइंट किया जाएगा, वो है डियर मैक्सिको। ये एक तरह से गलत प्रक्रिया है। न्यायाधीशों का जो है सिलेक्शन चुनाव के द्वारा होना नहीं चाहिए। चुनाव में जीतने के लिए कई बार आदमी गलत काम कर देता है, उससे कोई फायदा होता नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा गलत है? अमेरिकी सीनेट ने 30 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया है। सही है, अखबार में आया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने देश में पहली 3 ट्रांसजेंडर दरोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये बिहार के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए नहीं, ये यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीएससी, इवन यूपीएससी में भी है, और इसको पेपर 2 में, पेपर 1 में सोशल इश्यूज में, और पेपर 2 में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा बहुत बढ़िया डाटा है ये, और बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि हम लोग इन वर्गों को अलग कर देते हैं जिनसे ये वर्ग डेवलपमेंट शिक्षा नहीं ले पाते, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। अगर इन वर्गों को भी एक सामान्य वर्ग के रूप में लिखा जाए और इनको भी एक माहौल दिया जाए दिव्यांगों की, जैसे दिव्यांगों को हम लोग ना क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, वैसे इनको भी किया जाना चाहिए। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के मदुलापीड़ा पुलिस सीमा व खैरपुर ब्लॉक के बोंडा गांव की बोंडा समुदाय की लड़की विनी मटूली ओडिशा सिविल सेवा की परीक्षा पार करने वाले आदि समुदाय की पहली महिला बनी है। कितनी बढ़िया खबर है, कितनी बढ़िया खबर है डियर। गलत पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि मैं इस बात को कहता हूं कि हमारी जो देश, हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी आदिवासी हैं, मगर आदिवासियों के लिए वो सिर्फ बात जब करती हैं तो एक ही बात करती हैं, करना चाहिए, करना चाहिए, चाहिए चाहिए की भाषा उनकी होती है, बल्कि उनकी भाषा, वो इस सर्वोच्च पद पर हैं, और उनकी भाषा क्या होनी चाहिए? उनकी भाषा तो डियर ये होनी चाहिए, करूंगी, या करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। और इस समय मतलब कोई भी आता है, चाहे आदिवासी आए, चाहे दलित आए, कोई भी आए, अपना कार्यकाल पूरा करता है, निकल लेता है। कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता अध्याय में पहला राज्य बना है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच, नीति आयोग जी का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बना है? मतलब जिसने व्यापार में जो है महिलाओं को एक उचित सम्मान देने के लिए, एक उचित दर्जा देने के लिए जो है वो अलग से मंच बनाया, उनको फैसिलिटी प्रदान करने के लिए अलग से मंच बनाया है नीति आयोग ने, और वो है डियर तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ था, 10 साल अभी पूरे हुए हैं तेलंगाना को, मगर तेलंगाना मैक्सिमम हर इंडेक्स में, सोशल इंडेक्स हो, इकोनॉमिक इंडेक्स हो, हर इंडेक्स में तेलंगाना नंबर 1 छा रहा है। इस राज्य ने सबसे पहले गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? गाय को जो राजमाता का दर्जा दिया है सबसे पहले किस राज्य ने दिया है डियर? वो महाराष्ट्र ने दिया है गाय को राजमाता का दर्जा। इसके बारे में मैंने इसके बारे में पूरा अपने और क्लासेस में भी आपको बताया था। लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टेचू के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में, मतलब वो लाइब्रेरी है, उसमें न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो पहले लेडी जस्टिस का स्थान लेगी। ये बात ठीक है, न्याय की देवी अब नाम लिखा जाएगा उसका। नई प्रतिमा में न्याय अंधा नहीं है का संदेश देने के लिए उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी गई है। तो डियर ये क्या है? ये दोनों ही सत्य, ये दोनों ही सत्य है। अब की बार जिस परिवर्तन हुआ है लेडी ऑफ जस्टिस में, जस्टिस ऑफ के स्टेचू में, वो क्या परिवर्तन हुआ है? दाया हाथ में समाज की बराबरी का प्रतीक तराजू रखा गया है, बाएं हाथ में संविधान की किताब रखी गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का, श्री पीयूष गोयल जी ने इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इन्वेस्ट इंडिया के लिए कैंपेन चलाया जाएगा, वो कहां पे डियर? सिंगापुर में किया है। सिंगापुर के अंदर इन्वेस्ट इंडिया के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पॉट, एक ऑफिस बनाया है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस राज्य के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है? तो ये कहाँ होगा डियर? नागपुर जो कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ही होगा। उत्तराखंड सार्वजनिक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के बारे में है ये, अब हर राज्य ने बना लिया। सबसे पहले यूपी ने इसको बनाया था। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड सार्वजनिक व निजी संपत्ति वसूली अधिनियम को मंजूरी दे दिया। ठीक है, इस तरह के कानून का उद्देश्य दंगाइयों को सार्वजनिक व निजी दोनों तरह की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराना है। ये बात सही है, दोनों ही सही है। जो दंगा करेगा उसी से वसूला जाएगा दंगे का पैसा। प्रधानमंत्री जी ने किस महाराष्ट्र के किस जिले में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय की क्या है स्थापना की है? वासिम में की है। बंजारा के लिए स्थापना की है। बंजारा समुदाय का जो संग्रहालय है, उनकी कल्चर है, उनकी सोसाइटी है, उसके लिए स्थापना की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 सितंबर 2024 को मुंबई में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। यह बात सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में ये भाषाएं और ऐड कर ली गई है। मराठी भी ऐड कर ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व की पहली बायोनिक आंख जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम को भी विकसित कर ली है। साइंस टेक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हो, और ये पेपर 1 में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से जरूर आने की कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो डियर आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी सही हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु क्वारंटाइन व प्रमाण पत्र सेवा का उद्घाटन किया है? तो वो किया है जॉर्ज कोरियन ने। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? जो तूफान आते हैं डियर, उनका नामकरण कोई ना कोई देश करता है, तो वो अब की बार किसने किया है? कतर ने उसका नामकरण किया है। कतर ने उसका नामकरण जो है वो किया है। तो डियर इसी के साथ हमारे अक्टूबर के करंट अफेयर, स्टेट्स के प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस भारत के जो करंट अफेयर हैं, इंडिया के करंट अफेयर हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। 22 दिसंबर का हमारा जो पेपर है, उससे पहले हम लोग सेफ्टी के लिए नवंबर के करंट अफेयर भी डाल देंगे। वैसे तो जो पेपर है वो पहले ही बन चुका होगा। 7 तारीख की डेट 22 तारीख तक पहुंची है, तो मैं तो सोचता नहीं कि नया करंट अफेयर जो है वो बना होगा। तो आयोग जो है पुराने पेपर को देगा, नवंबर का करंट अफेयर आने की संभावना नहीं है। और 1 साल का करंट अफेयर आप लोग 2-3 बार पढ़ के जाना, मगर मैक्सिमम 99% करंट अफेयर लास्ट 6 महीने से ही आता है। तो हमने फैक्ट भी देख लिए, थ्योरी भी देख ली। इसकी पूरा लिंक आपको पूरा की पूरा प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे वीडियो का, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का। और इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कैपिटल लेटर में UPSC विद नवीन अग्रवाल पे आप इसको मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, और इसको यूज भी कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। तो आज की कक्षा का समापन यही करते हैं डियर। मिलते हैं कल मंडे को, मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। 12 से 2 अब क्लासेस 2 शेड्यूल में लगा करेंगी। फर्स्ट लगा करेगी 12 से 2 लगा करेगी सुबह, जिसमें हम थ्योरी क्लास चला रहे हैं इकोनॉमिक्स की, और शाम को जो क्लास लगा करेगी 5 से 7 का हम शेड्यूल बनाने की सोच रहे हैं कि 5 से 7 की क्लासें हम लोग लगाया करें। तो आज की क्लास का समापन यही करते हैं डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।